जय हिंद फ्रेंड्स। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, है ना। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। The other long-term development during this period was the visible rise of politics based on regional identity, है ना, leading to a debate about secularism and democracy। तो इस समय एक और जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में कि जो विजिबल राइज ऑफ पॉलिटिक्स, रीजनल रीजनल आइडेंटिटी, है ना, धर्म के आधार पे जो पहचान है ना, इस धर्म पहचान के आधार पे प्रत्यक्ष राजनीति, है ना। तो ये सेकुलरिज्म, है ना, धर्मनिरपेक्षता और जो लोकतंत्र है इस पे एक डिबेट खड़ा कर देता है। We noted in chapter 6 that in the aftermath of the emergency, the Bharatiya Jan Sangh had merged with the जनता पार्टी। तो हमने चैप्टर 6 में देखा था कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जो लगाती है, तो उसके बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है, विलय कर लेती है। After the fall of Janata Party and its breakup, the supporters of erstwhile Jan Sangh formed भारतीय जनता पार्टी इन 1980, है ना। तो जनता पार्टी का जब गिरता है, जनता पार्टी गिरती है और ये टूट जाती है, तो इसके बाद जो सपोर्टर ऑफ जनसंघ, जो जनसंघ के सपोर्टर होते हैं जनता पार्टी के अंदर, है ना, जो अर्स्टवाइल जो पहले जनसंघ के सपोर्टर रह के जनता पार्टी में मर्ज जाती है, तो जब जनता पार्टी टूट कर निकलती है, तो इससे जनसंघ के जो अर्लियर सपोर्टर थे वो नई पार्टी बनाते हैं 1980 में, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। इनिशियली द बीजेपी adopted a broader political platform than that of जनसंघ। तो स्टार्टिंग में जो बीजेपी है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अपनाती है, एक अपना बड़ा राजनीतिक पटल अपनाती है जो जनसंघ की अपेक्षा कहीं बड़ी होती है। बीजेपी एम्ब्रेस्ड गांधीयन सोशलिज्म अलॉन्ग विथ कल्चरल नेशनलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी। तो जो भाजपा है वो गांधीवादी समाजवाद के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाती है। गांधीयन सोशलिज्म, गांधीवादी समाजवादी, अलॉन्ग विथ कल्चरल नेशनलिज्म, है ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, ये दोनों को अपना आइडियोलॉजी बनाती है। बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेसेस इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1984। बट इन दोनों आइडियोलॉजी के साथ जब वो चुनाव लड़ती है तो 1984 के चुनाव में उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। In 1986, the party began to emphasize nationalism as core of its ideology। तो 1986 के बाद इस दल ने राष्ट्रवाद पर अपनी विचारधारा के केंद्र के रूप में बल देना प्रारंभ किया। नेशनलिज्म इज कोर ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। द बीजेपी ऑल्सो परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, है ना। और भाजपा ने राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को भी अपना लिया। Hindutva was popularized by Vinayak Damodar Savarkar as the basis of Indian nationhood। तो हिंदुत्व को विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था। इट वॉज बेसिकली मेंट दैट टू बी एन इंडियन वन मस्ट एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड, पितृभूमि, एज वेल एज देयर होली लैंड, पुण्य भूमि, है ना। तो इसका मूल आशय यह था कि भारतीय होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत भूमि को अपनी पितृभूमि, फादरलैंड, इंडिया एज द फादरलैंड माने, और इस जमीन को वो पुण्य भूमि के रूप में भी स्वीकार करे, होली लैंड के रूप में भी। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व argue that a strong nation can be built on the basis of united national culture। तो हिंदुत्व के विश्वासवासियों का तर्क है कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण एक संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पे संभव है। they also believe that in the case of India हिंदुत्व can provide this base। और ये भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में हिंदुत्व यह आधार प्रदान कर सकता है। क्या आधार? हिंदुत्व argued that a strong nation can be built, ये strong nation can be built on the basis of united national culture, है ना। एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है यूनाइटेड नेशनल कल्चर के आधार पर। So two developments around 1986 became central to the politics of BJP। तो 1986 के आसपास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें घटती है जो बीजेपी की राजनीति का केंद्र बन जाती है। द फर्स्ट वाज शाह बानो केस इन 1985। पहला जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है
वो है शाहबानो केस, 1985 का शाहबानो केस। In this case, a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for maintenance from her former husband. तो इसमें क्या है, शाहबानो केस में एक 62 साल की उम्र दराज महिला है, मुस्लिम महिला होती है, जिसको डिवोर्स दे दिया जाता है और वो इस कारण से अपने पति के तरफ से मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, केस फॉर मेंटेनेंस, की उसको मेंटेनेंस मिले, क्योंकि वो 62 साल की महिला है ना, और डिवोर्सी है मुस्लिम महिला। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ शाहबानो। तो जो सुप्रीम कोर्ट थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वो शाहबानो के समर्थन में अपना फैसला सुना देता है। द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स सॉ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एज एन इंटरफरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, है ना। तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, कट्टरवादी मुस्लिम्स है, वो देखते, उनको ऐसा लगा, उनके नज़र में ऐसा हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के में एक इंटरफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट का दखल है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास्ड द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो कुछ मुस्लिम नेताओं के डिमांड पे सरकार एक कानून ले आती है, गवर्नमेंट पास्ड, कौन सी कानून ले आती है, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो 1986 में एक सरकार कानून लेके आ जाती है और ये कानून नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर देती है। दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज अपोज्ड बाई मैनी वीमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, मैनी मुस्लिम ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो सरकार का ये जो एक्शन होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने का जो एक्शन है, ये बहुत सारी महिला संगठनों के द्वारा इसका विरोध होता है, बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स भी इसका विरोध करते हैं और बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी इसका विरोध करते हैं। The BJP criticized this action of Congress government as an unnecessary concession and appeasement of the minority community. तो भाजपा जो है वो कांग्रेस के इस कार्य को अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक छूट और उसका तुष्टीकरण की राजनीति बताकर आलोचना करती है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, है ना, सो उसको बोलती है अननेसेसरी छूट दी गई और तुष्टीकरण किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी का। ये बीजेपी का आरोप होता है, क्रिटिसिज्म होता है कांग्रेस सरकार के ऊपर। अयोध्या इशू, जो दूसरा बड़ा इशू है, द अयोध्या इशू एज द सेकेंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वॉज डीपली रूटेड इन सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री पर्टेनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, है ना। जो दूसरी प्रमुख घटना के रूप में अयोध्या इशू होता है ना, और अयोध्या इशू होता है, ये डीपली रूटेड, ये हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में, देश के इतिहास में ये डीपली रूटेड है अयोध्या मुद्दा, है ना, पर्टेनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ये अलग अलग हितकारों के भिन्न दृष्टिकोण थे इसके प्रति, है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण है फ्रॉम जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है ना, जो विभिन्न हितधारक हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इट इन्वॉल्व्ड कंटेंशंस रिगार्डिंग द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम, वन ऑफ द मोस्ट होली रिलीजियस साइट्स एंड इट्स लीगल ओनरशिप। तो ये क्या करता है, ये एक कंटेंशन रखता है, ये एक बेसिकली विवाद रखता है ना। सब विवाद किस चीज़ का है, भगवान श्री राम, बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम, जो हिंदू के सब बहुत बड़े गॉड हैं भगवान श्री राम, उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद रहता है कि एंड वो वन, और इस कारण से यह, चूँकि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, तो ये एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट, एक बहुत पवित्र स्थान है हिंदुओं के लिए, और इस ज़मीन की लीगल ओनरशिप, है ना, इस ज़मीन का जो ओनरशिप है कानूनी तरीके से, वो किसके हाथ में जाएगा, इन चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी विवाद रहती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि साइट कैन बी जज्ड बाय द फैक्ट दैट द 500-year long history starting from 1528 is marked by numerous conflicts which were also documented in Lucknow, Barawaki and Faizabad district gazetteers। तो ये राम जन्मभूमि साइट जो है ना, इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व इससे जज किया जा सकता है कि ये इस फैक्ट से जज किया जा सकता है कि ये 500 साल पुराना हिस्ट्री है, इससे जुड़ा हुआ 1528 से जुड़ा हुआ इसका हिस्ट्री है। एंड इस 1528 से जुड़े हुए इस हिस्ट्री में
काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनके जन्म स्थान जन्मभूमि को लेकर, और वो लखनऊ, बाराबांकी, फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है ना। A three-dome structure was built at the site of Sri Ram's birthplace in 1528, but the structure had visible display of Hindu symbols and relics in its interior as well as exterior portions. तो ये एक 3 डोम का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। डोम आप लोग समझते ही होंगे, गुंबद जैसा। तो एक 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में यहाँ बना होता है एट द साइट ऑफ, जहाँ पे श्री राम का जन्म स्थान जो है, भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है वो 1528 में वहाँ एक 3 गुंबद का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। परंतु यह जो स्ट्रक्चर होते हैं, यह जो ढांचा होती है, इसमें विजिबल डिस्प्ले ऑफ हिंदू सिम्बॉल्स, तो जो हिंदुओं के कुछ सिम्बॉल्स हैं है ना, वो दिखाई पड़ते हैं उसके सिम्बॉल्स, एंड इसके रेलिक्स इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पोर्शन, और इसके अंदरूनी क्षेत्र और बाहर के क्षेत्रों में भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ जो कुछ कुछ सिम्बॉल है और कुछ कुछ रेलिक्स है वो बेसिकली दिखाई पड़ता है ना। Therefore, Ayodhya Ram Janmabhoomi issue got linked to the national pride in its ancient civilization. तो इस कारण से जो अयोध्या राम जन्मभूमि का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय गौरव से, राष्ट्रीय प्राइड से इसको जोड़ दिया जाता है पुराने समय काल से। ओवर द ईयर्स दिस इशू इवॉल्व इनटू ए प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल leading to the structure being sealed in 1949 due to the onset of court proceeding. तो काफ़ी सालों के बाद ये जो मुद्दा है ये एक लंबा लीगल बैटल बन जाता है, कानूनी लड़ाई बन जाती है, और इस कारण से 1949 में है ना कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इस स्ट्रक्चर पे ताला लगा दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। In 1986, the situation regarding the three-dome structure took a significant turn when the Faizabad, now Ayodhya district, court ruled to unlock the structure, allowing people to worship there. तो 1986 में फैज़ाबाद, जो आज के डेट में अयोध्या जिला बन गया, वहाँ के जो न्यायालय है वो एक निर्णय से 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले आती है, जिसमें ढांचा का ताला खोल दिया जाता है और लोगों को यहाँ पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। The dispute had been going on for many decades, as it was believed that the three-dome structure was built at Sri Ram's birthplace after demolition of a temple. तो ये जो मुद्दा है, डिस्प्यूट है, ये काफ़ी सालों से चल रहा था, काफ़ी दशकों से चल रहा था, क्योंकि यह माना जाता था कि ये जो 3 डोम स्ट्रक्चर है, 3 गुंबज वाला जो ढांचा है, ये कहाँ बनाया गया, इस राम के बर्थ प्लेस पे बनाया गया, इसी जगह पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है ना। और ये कैसे बनाया गया, एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है ये ढांचा। हाउएवर ऑल दाउ शिलान्यास फॉर द टेम्पल वॉज डन, फर्दर कंस्ट्रक्शन रिमेन्ड प्रोहिबिटेड। तो यद्यपि वहाँ पे नए मंदिर के लिए शिलान्यास तो कर दिया गया है ना, स्टार्ट कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया, परंतु वहाँ पे मंदिर निर्माण प्रोहिबिट कर दिया गया, रोक दिया गया। The Hindu community felt that their concerns related to the birth of place of Sri Ram were overlooked, while the Muslim community sought assurance of their possession over the structure. तो जो हिंदू कम्युनिटी थी उनको ऐसा लगा कि जो श्री राम का जन्मभूमि, श्री राम का जो बर्थ प्लेस है ना, उससे जुड़े हुए जो हमारी सोच है, चिंताएं हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी को था कि उनको एक एश्योरेंस चाहिए था कि जो वहाँ पे ढांचा है, जो बना हुआ है, वो स्थिर रहेगी, वो बनी रहेगी, उसका पोजीशन उनके पास रहेगा। Subsequently, tensions heightened between both communities over ownership rights, resulting in numerous disputes and legal conflicts. तो इसके बाद क्या हुआ, कि टेंशन बढ़ गए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना, वो ओनरशिप राइट्स को लेकर, इस ज़मीन के स्वामित्व को लेकर, और इस कारण से न्यूमरस डिस्प्यूट्स और लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। बोथ कम्युनिटीज डिजायर्ड ए फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। तो दोनों गुट है, दोनों कम्युनिटी है, दोनों वो चाहती थी कि इस इशू का, जो काफ़ी पुराना इशू है, मुद्दा है, दीर्घकाल से लंबित मुद्दा है, इसका समुचित समाधान निकाला जाए। इन 1992, following the demolition of the structure, some critics contended that it presented a substantial challenge to the principles of Indian democracy. और 1992 में जब ये ढांचा को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद है ना 1992 ये
स्ट्रक्चर को डोमिलिश कर दिया था, तो उसके बाद बहुत सारे क्रिटिक्स थे, कुछ आलोचक थे जिनका यह मानना था कि यह जो घटना है यह भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को काफ़ी चुनौती देती है, बहुत बड़ी चुनौती देती है भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स टू एमिकेबल एक्सेप्टेंस, है ना, विधिक कार्यवाही से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति तक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन एनी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू टेक प्लेस। तो ऐसा हम जानते हैं, है ना, कि किसी भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा ही होगा। हाउएवर इन ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर यूजुअली रिजॉल्व फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जिस जहाँ पे मल्टी रिलीजियस है, काफ़ी धर्म है, और जिस समाज में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, तो ऐसे, और वो लोकतांत्रिक समाज है, तो ऐसे समाज में ये जो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ऐसे जनरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया से स्थापित की जाती है, रिजॉल्व की जाती है। थ्रू ए नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक एंड लीगल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कोर्ट हियरिंग्स, मीडिएशन अटेम्प्ट्स, पॉपुलर मूवमेंट्स एंड फाइनली विथ ए 5-0 वर्डिक्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन November 9, 2019 द अयोध्या इशू वॉज रिजॉल्व, है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक और लीगल प्रोसीजर्स होते हैं ना, बहुत सारे लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रियाएं होती है, इंक्लूडिंग जैसे कि कोर्ट हियरिंग्स भी होते हैं, बहुत सारे कोर्ट हियरिंग्स होते हैं। दोनों गुटों में मीडिएशन का भी बहुत अटेम्प्ट लिया जाता है। मीडिएशन मतलब बीच में मीडिएट करके मामला को सुलझा दिया जाए, तो उसका भी अटेम्प्ट लिया जाता है। बहुत सारे इसके लोकप्रिय मूवमेंट्स भी होते हैं, है ना। और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि 5-0 से एक वर्डिक्ट आता है बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ से 5-0 का वर्डिक्ट आता है ऑन नवंबर 9, 1919 को, एंड उस वर्डिक्ट से अयोध्या इशू वॉज रिजॉल्व। द वर्डिक्ट sought to reconcile the conflicting interests of the various stakeholders involved in the dispute। इस निर्णय ने इस विवाद से संबंधित विभिन्न हितधारकों के विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान कर दिया। सो रिकॉन्साइल्ड द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। तो जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, इनके जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे, विरोधाभासी हित थे, इसको रिकॉन्साइल कर देता है, समाधान कर देता है ये वर्डिक्ट। The verdict allotted the disputed site to the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust for the construction of Ram Temple and directed the concerned government to allot appropriate site for the construction of mosque to the Sunni Central Waqf Board, है ना। तो ये जो वर्डिक्ट आती है सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या करती है, ये जो डिस्प्यूटेड साइट है ना, ये डिस्प्यूटेड साइट अलॉट कर देती है, अलॉट द डिस्प्यूटेड साइट, विवादित जमीन को अलॉट कर देती है टू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को, कि यहाँ पे राम भगवान का आप टेम्पल बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं। और साथ में दिशा देती है, डायरेक्शन देती है कि सरकार को कि अलॉट अप्रोप्रिएट साइट, है ना। तो एक मस्जिद निर्माण के लिए एक अप्रोप्रिएट साइट दीजिए, मस्जिद निर्माण के लिए भी एक साइट दीजिए, और ये साइट किसको दीजिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मंदिर निर्माण के लिए साइट दीजिए। ये केंद्र सरकार को डायरेक्शन देती है। इन दिस वे डेमोक्रेसी गिव्स रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन ए प्लूरल सोसाइटी लाइक आवर्स, अपहोल्डिंग द इंक्लूसिव स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से हमारे जैसे जो विविधतापूर्ण समाज है, जो प्लूरल सोसाइटी है, इसमें लोकतंत्र संविधान की समावेशी भावना के अनुरूप संघर्ष के समाधान का मार्ग खोलता है। दिस इशू वॉज रिजॉल्व फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड ऑन एविडेंसेस सच एज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो यह इशू को रिजॉल्व कर दिया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून विधि की जो ड्यू प्रोसेस है, कानून के जो ड्यू प्रोसेस है उसके द्वारा, और किस आधार पे, साक्ष्य के आधार पे। कौन से साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन किए जाते हैं, ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे साक्ष्य, है ना, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो इतिहास के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साक्ष्य के आधार पे इसको प्रोसीजरली ड्यू प्रोसेस विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सुझाव दिया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन वॉज सेलिब्रेटेड बाई द सोसाइटी एट लार्ज। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज के द्वारा काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग ऑन ए सेंसिटिव इशू दैट शोज द मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इथोस विच आर सिविलाइजेशनली इनग्रेन्ड इन इंडिया, है ना। तो ये कह रहा है
यह एक उदाहरण है जिसमें एक संवेदनशील विषय पे, है ना, ये एक उदाहरण है, क्लासिक उदाहरण है जो एक संवेदनशील विषय पे, सेंसिटिव इशू पे कंसेंसस बनाने के लिए, सर्वसम्मति का निर्माण करने के लिए, है ना। और यह भारत के जो सभ्यतागत स्वभाव है, जो भारत का सिविलाइजेशनली इनग्रेंड है भारत में, है ना। तो ये जो भारत का सभ्यतागत स्वभाव के में निहित लोकतांत्रिक प्रकृति की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। तो जो मैच्योरिटी दिखाता है डेमोक्रेटिक, जो भारत के सिविलाइजेशनली, जो भारत में डेमोक्रेटिक इथोज जो है, डेमोक्रेटिक इथोज जो भारत में सांस्कृतिक रूप पे, सिविलाइजेशनल रूप पे, सभ्यता के रूप में इनग्रेंड है, इसकी परिपक्वता को ये दर्शाता है। तो ये टॉपिक भी दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया है।